हेलो स्टूडेंट्स, मैं उदय सिंह एक बार फिर से आपके साथ हाजिर हूँ अपना नया टॉपिक लेकर। और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत के बारे में। इसके बारे में प्लेटो के साम्यवाद के सिद्धांत के बारे में। देखिए, इससे पहले हमने प्लेटो की जो पिछली जो 2 क्लासेस थी उसमें हमने जाना कि प्लेटो की जो शिक्षा का सिद्धांत था वो क्या था और जो प्लेटो का जो न्याय का सिद्धांत था वो क्या था। ठीक है, उसके बाद जो उसी कड़ी में जो अगला जो सिद्धांत है इसका प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत है, जिसे हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म। प्लेटो की जो थ्योरी है कम्युनिज्म की, उसके बारे में हम इसमें जानकारी हम आपके साथ यहाँ पे साझा करूँगा। तो इसको हम पढ़ें उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो कम्युनिज्म की जो थ्योरी है ये क्यों दी गई है, प्लेटो के द्वारा ये थ्योरी क्यों दी गई है। जब हम ये सवाल जानने लगेंगे कि ये जो साम्यवाद का जो सिद्धांत है, जो प्लेटो का जो साम्यवाद का सिद्धांत है ये क्यों है, तो इस क्यों का जवाब ढूंढने जाएंगे तब हमें ये देखना पड़ेगा कि प्लेटो आखिर चाहता क्या है। तो हमें यहाँ पर ये समझना होगा कि जब ये बात क्यों पर आ जाती है तो हमें ये देखना होगा कि प्लेटो क्या चाहता है। एक आदर्श राज्य, हम समाज कह लें या राज्य कह लें, एक आदर्श राज्य चाहता है। और इस आदर्श राज्य में क्या होना चाहिए? ये आदर्श राज्य न्यायपूर्ण होना चाहिए। क्या? न्यायपूर्ण। ठीक है, क्या होना चाहिए? न्यायपूर्ण। अब कोई भी समाज या राज्य न्यायपूर्ण कब होगा अकॉर्डिंग टू प्लेटो? वो तब होगा जब वह अपने इंटरनल जो उसके अंदर गुण होंगे, 3 जो गुण होंगे उसके अंदर, उन तीनों में से जो बेहतर जो गुण होगा उसके अंदर जो सुपर होगा, तीनों में से जो सबसे ज़्यादा होगा, उस गुण के आधार पर, उस वर्च्यू के आधार पर अपना प्रोफेशन करे, अपना कार्य करे। अब वो कार्य कैसे निर्धारित करेगा? उसके लिए उसने शिक्षा का सिद्धांत दिया था। आपको मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था उसका शिक्षा का सिद्धांत। वो कहता है कि देखिए, एक न्यायपूर्ण समाज कब बनेगा? तब बनेगा जब प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा अपने निर्धारित कार्य में ही रुचि ली जाए, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप ना किए जाए। और वह खुद कौन से कार्य करेगा? वो कार्य करेगा जो उसके इंटरनल गुण है 3, उन तीनों गुणों में जो सबसे ज़्यादा गुण उसके अंदर है उसके आधार पर वह कार्य चूज करेगा। और जिस कार्य को वो करेगा उसी कार्य से उसका मतलब होगा, दूसरे कार्य में वो हस्तक्षेप नहीं करेगा। ये उसका न्यायपूर्ण समाज होगा। अब कहता है कि इसका निर्धारण कैसे होगा कि कौन व्यक्ति किस कार्य को करेगा? कहता है कि उसके लिए मैं एक शिक्षा का सिद्धांत देता हूँ। पूरी शिक्षा व्यवस्था करके जाता है वो शिक्षा करके जाता है 50 साल तक की, 35 साल तक की तो फॉर्मल शिक्षा थी, मैंने आपको बताया था। उसके बाद 15 साल के लिए सार्वजनिक जीवन की बात करता है, तो हम मान सकते हैं 50 साल तक की उम्र के लिए वो शिक्षा की व्यवस्था करके जाता है। और उस पूरे के पूरे स्ट्रक्चर से वो तय हो जाता है कि कौन व्यक्ति किस काम को करेगा। जैसे कि 20 साल की उम्र में पहला एग्जाम लेगा, अगर वहाँ कोई फेल हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा? सैनिक बन जाएगा। अगर उसके बाद वो दूसरी जो एग्जाम लेता है, दूसरा एग्जाम लेता है एट द एज ऑफ 30 की उम्र में। और 30 की उम्र में अगर कोई बंदा फेल हो जाता है, कोई स्टूडेंट फेल हो जाता है तो वो किस में शामिल हो जाएगा? सॉरी, ये मैंने यहाँ पे गलत बता दिया। 20 की उम्र में अगर कोई फेल होता है तो वो उत्पादक वर्ग में शामिल होगा। और जो 30 की उम्र में फेल होगा वो किस वर्ग में शामिल होगा? वो सैनिक वर्ग में शामिल होगा। ठीक है, क्लियर हो गया? मैंने शिक्षा का सिद्धांत जब आपको पढ़ाया था उसमें बताया था कि एट द टाइम ऑफ, मतलब 20 की एज की उम्र पे वो एक पहला एग्जाम लेगा, फर्स्ट एग्जाम लेगा। और फर्स्ट एग्जाम में जो आदमी फेल हो जाएगा वो उत्पादक वर्ग में शामिल हो जाएगा। मैंने आपको बताया था कि जब ये जो अपने राज्य का सिद्धांत बताता है उसमें कहता है कि राज्य में 3 वर्ग होते हैं। 3 वर्ग कौन कौन से बताए थे? उत्पादक वर्ग, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग। ठीक है, उत्पादक, सैनिक और शासक। कहता है ये तीनों वर्ग अपना अपना काम करते हैं, दूसरे के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करते, तब न्याय की स्थापना होती है। और ऐसे ही न्यायपूर्ण आदर्श राज्य की स्थापना प्लेटो करना चाहता है। वो कहता है कि ऐसा कब होगा कि किस व्यक्ति को कौन से काम करने कैसे पता चलेगा? वो कहता है इसके लिए मैं शिक्षा का सिद्धांत दे रहा हूँ। इस शिक्षा का जो पूरा जो प्रोसेस है उसको पूरा करेंगे तो लोग अपने आप इसमें इन ग्रुपों में चले जाएंगे। जैसे कि उसने कहा कि मैं सबको शिक्षा दूंगा, स्त्री हो या पुरुष हो, और जो 20 साल तक शिक्षा दूंगा और 20 साल की एज में उनसे पहला एग्जाम लूंगा। और जो यहाँ पर फेल हो जाएंगे उनको मैं कह दूंगा कि तुम उत्पादक वर्ग में जाओ। और फिर इसके बाद और 10 साल पढ़ाऊंगा और 30 साल की उम्र में फिर एक सेकेंड एग्जाम होगा। जो यहाँ पर फेल हो जाएंगे उन्हें मैं सैनिक वर्ग में डाल दूंगा। और जो पास होकर आगे पढ़ने जाएंगे 35 साल की उम्र तक उनको और स्टडी कराई जाएगी। और वहाँ पर 35 साल स्टडी करने के बाद वो 15 वर्षों के लिए
जो सार्वजनिक जीवन है उसको जिएंगे, यानी कि सरकारी नौकरियां करेंगे या कोई दूसरी फील्ड की नौकरियां करेंगे और कुल मिला के अनुभव अर्जित करेंगे, अपना जो पर्सनल जो एक्सपीरियंस है उसे गेन करेंगे। तो 35, 15, 50 साल की उम्र तक व्यक्ति एक प्रकार से सीखता रहेगा, लर्निंग करता रहेगा, पढ़ता रहेगा, शिक्षा ग्रहण करता रहेगा। और इसी आधार पर ये तीनों ग्रुप तय होंगे कि कौन उत्पादक वर्ग होगा, कौन सैनिक वर्ग होगा और कौन शासक वर्ग होगा। जब ये तीनों वर्ग अपने अपना कार्य को ईमानदारी से करेंगे, बिना किसी दूसरे के हस्तक्षेप बिना किसी दूसरे के हस्तक्षेप किए दूसरे के कार्य में, तब न्यायपूर्ण आदर्श राज्य की स्थापना होगी। ठीक है, लेकिन वो ये कहता है कि इस कार्य को करने के लिए मुझे ये शिक्षा का जो सिद्धांत है ये बहुत मेरा इंपॉर्टेंट है, इसके बिना कोई आदर्श राज्य की कल्पना नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये जो आदर्श राज्य है, इस आदर्श राज्य में जो सद्गुण है वो शिक्षा के माध्यम से ही लाया जाएगा। एक मिनट रुकिए। वो शिक्षा के माध्यम से ही लाया जाएगा। अब शिक्षा अगर करप्ट होती है या शिक्षा में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसके पूरे के पूरे सिद्धांत में प्रॉब्लम आ सकती हैं। मगर वो कहता है चलो ठीक है, शिक्षा की वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं आई, शिक्षा इस प्रोसेस से सब कुछ मामले सारी चीज़ें एक हम मान लेते हैं सही रहती हैं। शिक्षा के माध्यम से 50 वर्ष की तपस्या के बाद 50 वर्ष की तपस्या के बाद कोई व्यक्ति शासक बन जाता है, शासक वर्ग में शामिल हो जाता है। ठीक है, तो भी वो कहता है कि तो भी कोई गारंटी नहीं है कि ये सद्गुण को फॉलो करे, सद्गुण को फॉलो करे। बोला ऐसा कब हो सकता है? बोला ऐसा हो सकता है जब स्थितियां विपरीत हों, जब विपरीत स्थितियां हो, यानी कि संकट काल हो या ऐसी स्थितियां बन जाएं कि जो उसके अनुकूल ना हो, उस कंडीशन में वह सद्गुण का साथ छोड़ सकता है। तो विपरीत परिस्थितियों में जो शासक वर्ग है वो भ्रष्ट हो सकता है और वो पथ भ्रष्ट होकर अपने कार्यों से विमुख हो सकता है। तो उस पर कंट्रोल कैसे करा जाए? तो बोला उस पर भी एक कंट्रोल लगा दिया गया है इस चीज़ को लेके, साम्यवाद को लेके। तो साम्यवाद का सिद्धांत यही बताता है कि शासकों पर किस किस प्रकार के कंट्रोल उन्होंने लगाए हैं, इस चीज़ की बात वो करता है। तो देखिए पहली बात जो मैं आपको बता दूं, जो साम्यवाद का जो सिद्धांत है जो लागू होता है वो सिर्फ और सिर्फ अभिभावक वर्ग पर ही लागू होता है। किस पे लागू होता है? सिर्फ और सिर्फ अभिभावक वर्ग पे। प्लेटो सिर्फ अभिभावक वर्ग पर ही साम्यवाद का सिद्धांत लागू करता है। और अभिभावक वर्ग में कौन कौन आते हैं? अभिभावक वर्ग में आते हैं आपके एक तो शासक और दूसरा सैनिक वर्ग। ठीक है, सैनिक वर्ग और शासक वर्ग को वो अभिभावक वर्ग कहता है। इसका दूसरा नाम, एक और नाम भी देता है, संरक्षक वर्ग। क्या? संरक्षक वर्ग। वैसे सैनिक वर्ग इसे अभिभावक वर्ग भी कह देता है और इसे संरक्षक वर्ग भी कह देता है, गार्जियन या अभिभावक इसको नाम ये देता है। तो अभिभावक वर्ग के नाम से इसे संबोधित करता है। कहता है कि ये जो साम्यवाद का सिद्धांत है वो कंबाइंड रूप से, यानी कि अभिभावक रूप पर लागू होगा। अभिभावक मतलब सैनिकों पर भी और शासकों पर भी। और एक और इम्पोर्टेंट बात, ये उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होगा। उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होगा। ठीक है, किस पर लागू नहीं होगा? उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होगा। इन दोनों पर होगा, शासक वर्ग और सैनिक वर्ग पर लागू होगा। तीसरे वर्ग पर, उत्पादक वर्ग पर लागू नहीं होगा। तीसरे वर्ग पर लागू नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम इसको आगे पढ़ते हैं। साम्यवाद का जो सिद्धांत है प्लेटो का, देखिए ये दो प्रकार का साम्यवाद है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात क्या है कि ये दो प्रकार का है। इसके कितने टाइप्स हैं? 2 टाइप्स है, 2 प्रकार हैं। कौन कौन से? पहला तो ये रहा संपत्ति का साम्यवाद और दूसरा ये परिवार या स्त्रियों का या पत्नियों का साम्यवाद, इसके नाम से हम जानते हैं। पहले हम इसको डिस्कस करते हैं कि संपत्ति का साम्यवाद क्या है। देखिए संपत्ति के साम्यवाद से मतलब ये है कि प्लेटो कहता है कि राजा, जो दार्शनिक शासक हैं या सैनिक हैं,
वो लोग पैसे के मोह में, यानी कि इसे वो नाम देता है कंचन के मोह में, पैसे के मोह में, धन के मोह में अपने पद से विचलित हो सकते हैं। पद से क्या हो सकते हैं? विचलित हो सकते हैं, उनका सद्गुण करप्ट हो सकता है। तो कहता है कि पैसा एक ऐसी चीज है जो कि उनके अंदर क्या ला सकता है? कुछ गड़बड़ ला सकता है। यानी कि हम कह सकते हैं कि पैसा एक क्या है? कंचन एक वायरस है। आज की लैंग्वेज में बोले तो कंचन एक वायरस है, पैसा एक वायरस है जो सिस्टम में करप्शन या करप्ट सिस्टम को करप्ट कर सकता है। तो कहता है कि इससे बचाने का क्या उपाय है? बोला एंटीवायरस डाल देते हैं। बोला एंटीवायरस वो कैसा? बोला एंटीवायरस बोले तो साम्यवाद का सिद्धांत। मतलब ये कि सरकार की शासक और सैनिक वर्गों के पास खुद की कोई संपत्ति होगी ही नहीं, कोई पैसा होगा ही नहीं, ये पैसा रख ही नहीं सकते, नियम ही बना देते हैं। लो हो गया एंटीवायरस। बोला यार ये ठीक है, ये एंटीवायरस बढ़िया है। जब पैसा ही नहीं होगा, इनका लीगली कर दिया, मतलब कानून बना दिया कि आपके पास कोई पैसा ही नहीं होगा, आपके पास कोई संपत्ति ही नहीं होगी, तो आप पैसा रखोगे ही नहीं, तो आपके अंदर गड़बड़ कैसे होगी? बोला हाँ सही बात है। तो बोला कि इनके लिए क्या बना दिया? एक नियम बना दिया कि आप लोग, यानी कि ये जो संरक्षक वर्ग है, संरक्षक जो वर्ग है जिसे मैंने अभिभावक वर्ग कहा है, प्लेटो ने अभिभावक वर्ग कहा है, ये अभिभावक वर्ग कंबाइंड रूप से मैंने सैनिक वर्ग और शासक वर्ग को जोड़ दिया अभिभावक वर्ग में। सॉरी ये प्लेटो ने जोड़ा है, मैं आपको बता रहा हूँ। जो अभिभावक वर्ग है ये संपत्ति नहीं रख सकता। क्या नहीं रख सकता? संपत्ति नहीं रख सकता अपने पास। इसकी कोई निजी संपत्ति नहीं होगी। क्या होगी? कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी, कोई निजी संपत्ति नहीं होगी, इसकी कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। जब कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी ही नहीं होगी तो इसको मोह नहीं होगा, लालच नहीं आएगा, इसके अंदर ईर्ष्या नहीं आएगी। तो बोला ये करप्ट नहीं होगा, ये पथभ्रष्ट नहीं होगा। तो बोला कि ठीक है कि ये ऐसा है, ऐसा हम इनको पैसा नहीं देते हैं। तो बोला कि भैया इनके खाने खर्चे का क्या होगा? खाने का क्या होगा? रहने का क्या होगा? इनके परिवार का क्या होगा? ये सवाल खड़े हुए। तो बोला खाने के लिए बोला कि भैया ये राज्य की सेवा कर रहे हैं। ये दोनों वर्ग कौन है? जो शासक वर्ग, अभिभावक वर्ग में कौन कौन है? शासक वर्ग और सैनिक वर्ग। ये क्या कर रहे हैं? ये राज्य की सेवा कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ये सेवा कर रहे हैं। तो बोला ये सेवा कर रहे हैं, तो सेवा के बदले में राज्य इन्हें पैसे नहीं देगा। क्यों? पैसे से भ्रष्ट हो जाएंगे। तो क्या देगा? बोला इन्हें देगा वस्तुएं, और वो भी किसके लिए? उपभोग के लिए। मालिकाना हक नहीं देगा उन वस्तुओं पे भी, उपभोग के लिए देगा कि बेटा तुम उपभोग करो। मान लो शासक है, शासक को कोई इन्होंने घर दिया, फॉर एग्जांपल राष्ट्रपति है हमारे देश के, तो उनको क्या दे दिया उन्होंने? राष्ट्रपति भवन दे दिया। अब राष्ट्रपति भवन इनको रहने के लिए तो दे दिया, लेकिन ऐसा नहीं है कि अब ये राष्ट्रपति जी का ही हो गया। जब जैसे कि हमारे यहाँ पे 5 साल पूरे हो जाते हैं, उनके बाद उन्हें वो खाली करना होता है, उसी प्रकार से जब वो शासक नहीं रहेंगे या उसमें ज़्यादा जगह है तो और भी शासक रह सकते हैं, या एक सैनिक रह रहा है उसमें ज़्यादा जगह है तो और ज़्यादा सैनिक भी रह सकते हैं। और अगर ऐसा है कि जब वो सैनिक रिटायर होगा या वो शासक रिटायर होगा तो उसे वो भवन खाली करना पड़ेगा। ठीक है, एक प्रकार से आप ऐसा मान सकते हो कि वो उसकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं होगी। अगर वो मान लो रिटायर भी नहीं होता है तो भी उसे ये नहीं कह सकते कि इसके बाद ये इसके बच्चों को मिलेगी। उत्तराधिकार जैसी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, इसकी पर्सनल ऐसी कोई चीज़ नहीं है ये। तो कहने का मतलब यह है कि शासक वर्ग की और सैनिक वर्गों की, यानी कि संरक्षक वर्ग की जितनी भी ज़रूरतें हैं, मौलिक बेसिक ज़रूरत, ऐसे नहीं उनकी इच्छाएं, जो उनकी बेसिक ज़रूरतें हैं वो कौन पूरी करेगा? वो राज्य उपलब्ध कराएगा। वो सारी चीज़ें कौन उपलब्ध करवाएगा? राज्य उपलब्ध करवाएगा। तो बोला किस चीज़ के लिए पैसा चाहिए जब सारी चीज़ राज्य दे ही रहा है? सही बात है। अब देख लेते हैं इसकी विशेषताओं के बारे में कि इसकी विशेषताएं क्या हैं। संपत्ति के साम्यवाद की विशेषताएं क्या है? इसकी पहली विशेषता तो ये है कि ये सीमित साम्यवाद है। सीमित साम्यवाद से मतलब क्या है? ये सिर्फ किस पर लागू होगा?
ये सिर्फ और सिर्फ दो वर्गों पर लागू होगा, एक तो सैनिक और दूसरा शासक, जिसे कंबाइंड रूप से अभिभावक वर्ग कहा गया है। उत्पादक वर्ग पर यह लागू नहीं होगा, तो इसलिए क्या है, ये सीमित साम्यवाद है। ठीक है, एक प्रकार से देखा जाए तो। दूसरा, उद्देश्य के आधार पर, भैया उद्देश्य अलग है। अगर हम आज के साम्यवाद से इसकी कंपैरिजन करें तो आज का जो साम्यवाद है वो आर्थिक आधार पर है, उसका बेस क्या है, आर्थिक। लेकिन यहाँ पर तो आर्थिक आधार है ही नहीं है, यहाँ पर तो क्या है, बेस इसका क्या है, राजनीति है। वो चाहता है कि ये लोग करप्ट ना हो। लेकिन आज का जो साम्यवाद है, जो मार्क्स का साम्यवाद है या लेनिन का साम्यवाद है, जो आज का जो साम्यवाद है वो टोटल किसके ऊपर है, आर्थिक संसाधनों के ऊपर बेस्ड है। लेकिन ये तो कंप्लीटली राजनीतिक आधार पर बेस्ड है, तो इसके उद्देश्य थोड़े अलग हैं। और उद्देश्य क्या है इसके, उद्देश्य यह है कि राज्य की एकता बनी रहे। क्या, राज्य की एकता बनी रहे। इससे अंततः चाहता क्या है, इससे यही चाहता है कि राज्य की एकता बनी रहे, प्लेटो यही चाहता है। तो इसके ये उद्देश्य है। त्याग का मार्ग है भाई ये, भाई वहां देखो प्लेटो वगैरह, अगर हम उनकी बात करें, मार्क्स वगैरह की बात करें, तो वहां पर क्या है, वो इन्हें आर्थिक आधार पर देखते हैं। वो साम्यवाद को किस आधार पर देखते हैं, आर्थिक आधार पर देखते हैं। और वो वहां पर क्या होता है, पैसे की चाह होती है कि हर कोई चाहता है हर किसी को अधिकार मिले। यहाँ पर कहता है कि त्याग का मार्ग है। भाई साहब ये तो यहाँ तो किसी को कुछ मिलना जाना नहीं है, वही आएगा इसमें तो जो त्याग कर सकता है, जो एक प्रकार से सन्यासियों का सिस्टम धारण कर सकता है। नेक्स्ट है सन्यासवादी साम्यवाद। हाँ सीधी सी बात है, जो भैया सन्यास धारण कर ले, बचेगा क्या उसके पास, संपत्ति तो सारी दे ही रहा है वो। तो भैया यहाँ पे तो ये एक सन्यासवादी साम्यवाद की तरह है। ये जैसे एक व्यक्ति सन्यासी हो जाता है, कुछ नहीं रखता, बाबा बन जाता है, वैसा ही है ये भी। राजनीतिक व आर्थिक शक्तियों का विभाजन, इसमें जो राजनीतिक जो आर्थिक शक्तियां उसका विभाजन कर दिया गया है, क्योंकि जो उत्पादक वर्ग है वो आर्थिक कामों में तो लगा रहेगा, जैसे कि व्यापार, कृषि, ये उत्पादक वर्ग लगा रहेगा। लेकिन राजनीतिक कार्य सारे के सारे संरक्षक वर्ग के द्वारा किए जाएंगे, यानी कि शासक वर्ग और सैनिक वर्गों के द्वारा किए जाएंगे। ये तो हो गई विशेषताएं। तो अब इसकी थोड़ी सी आलोचना भी कर लेते हैं भैया इस सिद्धांत की, कि भैया ये संपत्ति का जो सिद्धांत है। देखो एक और बात, प्लेटो का अगर अब तक का कोई भी सिद्धांत सबसे ज्यादा विवादास्पद या आलोचना में रहा है, वो यही है, वो यही है, वो यही है। कौन सा, प्लेटो का साम्यवाद का सिद्धांत। इसी सिद्धांत की सबसे ज्यादा आलोचना की गई है। तो इनकी आलोचना, इसकी आलोचना में क्या कहा गया है कि भैया इससे राज्य की एकता को खतरा होता है। प्लेटो चाहता है कि, प्लेटो कहता है कि इससे राज्य की एकता बनी रहेगी इस सिद्धांत से, लेकिन यहाँ पर यह कहा जाता है कि राज्य की एकता को इसी से ज़्यादा खतरा होगा। बोला कैसे, बोला अगर संपत्ति नहीं होगी तो लोग इंटरेस्ट भी नहीं लेंगे नौकरी करने में, आपके राजा सैनिक बनने में नहीं इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और जब शासक और सैनिक वर्ग ही नहीं होगा तो आपका जो राज्य है वो ज़्यादा दिन तक नहीं चल सकता, वो खत्म हो सकता है। सद्गुणों के विकास में बाधक, भाई जाहिर सी बात है, जो पैसा होता है ना वो आपको एक प्रकार से आकर्षित करता है किसी चीज़ के लिए। तो यहाँ पर जो सद्गुण है इनको प्राप्त करने के लिए भी जो पैसा जैसा जो फैक्टर है वो नहीं होगा, तो दिक्कत आएगी। कहता है अधूरा साम्यवाद है ये। कैसा साम्यवाद है, अधूरा साम्यवाद है। अधूरे साम्यवाद से क्या मतलब है इसका, अधूरे साम्यवाद से मतलब ये है कि ये सभी वर्गों पर समान रूप से लागू नहीं होता। ये उत्पादक वर्ग को छूट देता है और वहीं सैनिक और शासक वर्गों पर लागू होता है। तीसरा है मानव स्वभाव के विरुद्ध है। सीधी सी बात है, मानव का स्वभाव कैसा है, मानव का स्वभाव ऐसा है कि वह थोड़ा स्वार्थ की भावना अपने अंदर रखता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बिल्कुल ही क्या कोशिश की गई है कि ये कोई साधु सन्यासी जैसा आदमी आए वो शासन का कार्य करे, और ये मुमकिन नहीं है, बहुत मुश्किल है ये, ऐसा हो नहीं सकता कि कोई सन्यासी जैसा आदमी बिल्कुल मिल जाए आपको। संपत्ति के गुणों की अवहेलना की गई है। जो प्रॉपर्टी के जो गुण होते हैं जिनके आधार पर समाज चलता है आज का, प्रॉपर्टी के बेस पे पूरी की पूरी व्यवस्थाएं टिकी हुई हैं, बोला उन गुणों को इन्होंने त्याग दिया है। त्याग क्या दिया, उनकी अवहेलना करी है, उनको कम आंका है, उनको ज़्यादा उन्होंने इंपॉर्टेंस नहीं दी है। तो ये था आपका संपत्ति का साम्यवाद। अब मैं इसमें आप इनके जो परिवार का जो साम्यवाद है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए जो प्लेटो का जो साम्यवाद का जो सिद्धांत है उसमें भी जो दो सिद्धांत है इसके, कौन से, संपत्ति और परिवार। जो परिवार नामक जो सिद्धांत है, परिवार नामक जो परिवार या पत्नियों का जो साम्यवाद का सिद्धांत है, इसकी कटु आलोचना, इसकी आलोचना क्या, इसकी भर्त्सना की गई है लोगों के द्वारा।
और इसको बिल्कुल ही अव्यावहारिक माना गया है। तो आप इसको पहले समझिए कहता क्या है। देखिए प्लेटो कहता है कि अगर किसी व्यक्ति को, सॉरी मेरा मतलब है अगर किसी शासक को, शासक मतलब संरक्षक वर्ग, प्लेटो कहता है संरक्षक वर्ग या अभिभावक वर्ग को या शासक वर्ग को या सैनिक वर्ग को कोई चीज करप्ट कर सकती है, कोई वायरस उसे करप्ट कर सकता है, तो एक तो था वो कंचन यानी कि संपत्ति, और दूसरा कामिनी। इसको क्या कहता है वो? कामिनी। कामिनी मतलब स्त्री। वो कहता है कि दो ही वायरस हैं जो शासक को करप्ट कर सकते हैं। शासक के अंदर वायरस दो ही वायरस है जो आ सकते हैं। कौन से? एक तो कंचन वाला, पैसे वाला, और दूसरा कामनी वाला। इसके बेस पे वो अपने कार्य से विमुख हो सकते हैं, पथभ्रष्ट हो सकते हैं। तो बोला इन दोनों वायरसों को मिटाना जरूरी है। तो कंचन का इलाज तो इसने यहाँ कर दिया, कामनी का यहाँ करेगा। बोला देखो कैसे, कामनी का इलाज कैसे करता है वो? कामनी का इलाज ऐसे करता है, वो कहता है कि कोई भी शासक वर्ग जो होगा, अभिभावक जो वर्ग होगा, ध्यान रखना ये भी किस पे लागू होता है? अभिभावक वर्ग पे, उत्पादक वर्ग पे लागू नहीं होता है। ये सिद्धांत भी अभिभावक वर्ग पर ही लागू होता है, उत्पादक पे नहीं होता, सिर्फ अभिभावक वर्ग पे लागू होता है। कहता है कि जो अभिभावक जो वर्ग होगा ये विवाह नहीं करेगा। क्या नहीं करेगा? विवाह नहीं करेगा। अब विवाह कौन नहीं करेगा? अभिभावक वर्ग। अभिभावक वर्ग में कौन होंगे? स्त्री एवं पुरुष दोनों होंगे। ध्यान रखना, प्लेटो शिक्षा देते वक्त स्त्री और पुरुष के बीच भेद नहीं करता है, और भेद नहीं करता है तो वो कहता है कि कोई भी स्त्री या पुरुष सद्गुण प्राप्त करने के बाद शासक या सैनिक बन सकता है अपनी योग्यता के आधार पर, शिक्षा के सिद्धांत के माध्यम से। ये इस सिद्धांत में लाख कमी होने के बावजूद भी एक अच्छी चीज क्या है? वो यही है कि वो लगभग 2400-2500 साल पुराने टाइम में भी स्त्रियों की समानता की बात करता है। स्त्रियों की समानता की बात करता है। बस पूरे के पूरे सिद्धांत में लाख कमी होने के बावजूद भी इसमें जो एक अच्छी चीज है वो यही है कि ये स्त्रियों की समानता की बात करता है। कहता है कि यहाँ पे स्त्री और पुरुष दोनों होंगे साम्य अभिभावक वर्ग में, ठीक है। और ये अभिभावक जो वर्ग होगा ये विवाह नहीं करेगा, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो, ये लोग विवाह नहीं करेंगे। ये लोग इसके बारे में कहता है कि ये जो अभिभावक वर्ग के जो स्त्री पुरुष होंगे, अभिभावक वर्ग के जो स्त्री पुरुष होंगे वो समान रूप से एक दूसरे के पति पत्नी होंगे, यानी कि कोई किसी की पत्नी नहीं होगी, कोई किसी का पति नहीं होगा। सभी स्त्रियां सभी पुरुषों की समान रूप से पत्नियां होंगी, यानी कि कोई किसी की पर्सनल बीवी, कोई किसी का पर्सनल हस्बैंड नहीं होगा, सब लोग समान होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है भाई? वो कहता है ऐसा ही होगा। बोला फिर बच्चे कैसे पैदा होंगे उनके बारे में वो पूरा का पूरा सिस्टम बना के जाता है। कहता है कि देखो पहली बात तो ये कि जो अभिभावक वर्ग के जो स्त्री पुरुष होंगे, अभिभावक वर्ग के जो स्त्री पुरुष होंगे उनका जो मिलन होगा जिसे वो कहता है अस्थायी विवाह जो होगा उनका, या हम कह सकते हैं कि वो दोनों स्त्री और पुरुष जब यौन संबंध बनाएंगे तो वो यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं बनाएंगे, यानी कि यौन जो इच्छाएं होती हैं आदमियों की और पुरुषों महिलाओं की, उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए नहीं होगी। फिर किस लिए होंगे ये यौन संबंध? बोला ये यौन संबंध तो बनाएंगे ये स्त्री पुरुष, पर ये होंगे राज्य को अच्छी संतान प्रदान करने के लिए। इसके लिए प्लेटो कहता है कि अपनी मर्जी से ये लोग मिलन भी नहीं करेंगे, यानी कि अभिभावक वर्ग के स्त्री पुरुष अपनी मर्जी से मिलन भी नहीं करेंगे। इसका समय, इसका टाइम भी प्लेटो कहता है राज्य निर्धारित करेगा कि कौन स्त्री
किस पुरुष के साथ किस समय सहवास करेगी जिससे कि अच्छी राज्य को अच्छी संतान, राज्य को अच्छी उत्तम संतान प्राप्त हो सके। ये सब कौन तय करेगा? राज्य तय करेगा कि कोई स्त्री या पुरुष किस समय किसके साथ मिलकर संतान की उत्पत्ति करता है। ठीक है, तो हम यहां पर मान सकते हैं कि राज्य का बहुत ज्यादा नियंत्रण इस वर्ग के ऊपर रहता है, इस वर्ग के ऊपर रहता है। किसको लेकर? स्पेशली शादी और विवाह को लेकर। पहली बात तो ये लोग विवाह पर शादी नहीं करेंगे। दूसरी बात ये कि इनका जो संबंध होगा वो भी राज्य की इच्छा के अनुसार होगा। अगर ये राज्य की इच्छा के विरुद्ध शादी करते हैं, मतलब शादी करने का मतलब है एक प्रकार से ये लोग मिलन करते हैं, तो उनसे उस टाइम जो बच्चे पैदा होंगे उस बच्चे को राज्य नहीं अपनाएगा, ध्यान रखना। राज्य उन्हीं बच्चों को, हाँ, और जो इनसे जो बच्चे पैदा होंगे उनका पालन पोषण राज्य करेगा। क्यों? क्योंकि इनके पास तो कोई संपत्ति वगैरह होगी ही नहीं, तो इनके जो बच्चे पैदा होंगे उनको इनसे जो बच्चे पैदा होंगे उनका पालन पोषण कौन करेगा? उनका पालन पोषण राज्य करेगा। और कहाँ करेगा? सार्वजनिक जो सार्वजनिक जो बच्चों के पालन के लिए जो स्थान होंगे उनमें, जैसे कि एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि बच्चों के लिए एक सार्वजनिक विद्यालय टाइप का या ऐसा कुछ वो कहते हैं ना, जहाँ पे बच्चों को रखा जा सकता है, ऐसी जगह बनाई जाएगी और वहाँ पर ये सारे बच्चे समान रूप से बड़े होंगे। ना ही बच्चों को पता होगा कि हमारे माँ बाप कौन हैं, और ना ही माँ बाप को पता होगा कि हमारे बच्चे कौन हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति होगी और ऐसी व्यवस्था होगी किसकी? प्लेटो के कम्युनिज्म में, और वो भी पत्नियों के कम्युनिज्म में। बोला कि इसकी जरूरत क्या है? बोला ऐसा आप कर क्यों रहे हो भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हो, आप नॉर्मल क्यों नहीं चलने देते जैसे चल रहा है? कहता है वो इसलिए नहीं, क्यों? क्योंकि जो शासक वर्ग है वो पैसे से ज्यादा मोह किसके प्रति रखता है? परिवार के प्रति रखता है। परिवार के मोह में आकर या परिवार के लालच में आकर या परिवार के दबाव में आकर वह जो शासक है वह शासक पथभ्रष्ट हो सकता है। तो बोला कि ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, परिवार ही नहीं बनाने देता ना मैं, तो फिर वो भ्रष्ट कैसे होगा? इसका सीधा सा कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है। तो आइए इसके बारे में थोड़ा सा इनकी विशेषताओं को पढ़ लेते हैं। इसकी विशेषताएं क्या है? परिवार या पत्नियों का जो साम्यवाद है, इसकी पहली विशेषता तो यह है कि राज्य की एकता में वृद्धि है। वो कहता है कि देखो राज्य की एकता में वृद्धि होगी, कैसे? क्योंकि वो चाहता है कि राज्य एक परिवार की तरह रहे। और परिवार कब होगा? जब जो राजा होगा, शासक होगा, वो पिता की तरह अपनी प्रजा को देखे। और पिता की तरह कब देखेगा? वो जब देखेगा जब उसे लगेगा कि ये सारी प्रजा मेरे बच्चे हैं। और उसे ऐसा कब लगेगा? जब उसे ये नहीं पता होगा कि मेरे पर्सनल बच्चा कौन सा है। उसे सभी लगेगा कि उनमें से कोई भी मेरा बच्चा हो सकता है, तो उसे लगेगा ये सब मेरे पुत्र और पुत्री हैं, या ये सब मेरी पत्नियां हैं। तो उसे परिवार सा लगेगा एक। और जब एक परिवार सा लगेगा तो राज्य में और परिवार में एकता होती है। तो कहता कि राज्य में एकता आएगी। भाई परिवार में एकता रहती है ना, जनरली एक छोटा परिवार होता है तो पूरा एक समृद्ध रहता है। जब भी कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है तो पूरा परिवार एक साथ रहता है। तो कहता कि राज्य में ऐसे ही एकता आ जाएगी, क्योंकि राज्य अपने आप में एक परिवार सा बन जाएगा इस स्थिति में। ठीक है, दूसरा पॉइंट है स्त्रियों की मुक्ति तथा समान अधिकार। हाँ, ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसका कि भैया वो कहता है, प्लेटो कहता है कि प्लेटो के टाइम में जो स्त्रियों की जो हालत थी एथेंस में वो बहुत बुरी थी। ग्रीक यूनान की हम बात कर रहे हैं, एथेंस की। वहाँ पर जो स्त्रियों की जो स्थिति बहुत ही दयनीय थी, घर की चारदीवारी तक ही रहती थी। वो कहता है कि जब अगर स्त्रियों को इस चारदीवारी से बाहर निकलना है, अपने आप को समानता की स्थिति में लाना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि वो चारदीवारी तोड़कर आगे आएँ। और ऐसा तभी हो सकता है जब वो विवाह या परिवार नामक जो संस्था है उसका उन्मूलन करे। उन्मूलन मतलब उसको डिस्ट्रॉय करे, उसको खत्म कर दे। जब तक परिवार या विवाह नामक संस्था रहेगी, पत्नी हमेशा किस में रहेगी? एक सप्रेस्ड तरीके से रहेगी, एक दबी हुई कुचली हुई रहेगी, उसे ज़्यादा मुक्ति नहीं मिलेगी। तो बोला मुक्ति चाहिए, तो बोला परिवार और विवाह नामक संस्था का खत्म करना पड़ेगा महिला को, जब बराबरी आएगी। तो बराबरी की बात तो करता है, लेकिन जिस तरीके से करता है वो तरीके से हम इत्तेफाक नहीं रखते हैं।
पर स्त्री और पुरुष की समानता की बात करता है वो आज से लगभग 2400-2500 साल पहले। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है प्लेटो की, और हम ये मानते हैं कि वास्तव में उस टाइम में करेजफुल वाला उसका काम था। नेक्स्ट, श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति। वो कहता है कि देखो, वो ये कहता है प्लेटो यहाँ पर ये कहता है कि श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति करने के लिए श्रेष्ठ समय पर, वो समय भी निश्चित करता है, ध्यान रखिए, नक्षत्रों वाली बात करता है वो ज्योतिष विद्या की, कि किस टाइम पे। तो जैसे कि हमारे यहाँ भी होता है ना कि इस समय पर अगर एक संतान पैदा होती है तो इस वाले नक्षत्रों में या इन वाले नक्षत्रों में अगर संतान पैदा होती है तो उत्तम होती है। तो इस प्रकार की चीज़ें प्लेटो के टाइम में भी प्लेटो करता है, कहता है कि श्रेष्ठ संतान की उत्पत्ति कैसे होगी। वो कहता है श्रेष्ठ पुरुष और श्रेष्ठ स्त्री के मिलन से। तो वो कहता है कि देखो, श्रेष्ठ बच्चे तभी पैदा होंगे जब 20 से 40 वर्ष की क्या होगी, फीमेल, महिला होगी, और 25 से 55 वर्ष का क्या होगा, मेल, पुरुष होगा। जब इन दोनों के मिलन से ही, देखो एज लिमिट बता रहा है वो 20 से 40, और पुरुष के लिए क्या बता रहा है, मेल के लिए 25 से 55 और महिला के लिए 20 से 40। इस एज ग्रुप के लोग जब मिलकर संतान की उत्पत्ति करेंगे तब अच्छी संतान उत्पन्न होगी, और एक वो निश्चित समय पे, कौन सी, वो भी निश्चित समय पर। तो पूरा का पूरा इसका कंट्रोल रहता है बर्थ पे। और इसकी दूसरी वजह ये है कि वह राज्य की जो जनसंख्या है 5040 है, उसे निश्चित करना चाहता है। कहता है इससे ना तो कम होनी चाहिए ना बढ़नी चाहिए, वो तभी होगी जब पूरा का पूरा बर्थ पर प्लेटो का कंट्रोल होगा। तो कहता है अच्छी संतान की उत्पत्ति कब होगी, जब अच्छे पुरुष और अच्छी स्त्री का मिलन होगा एक निश्चित समय पे। नेक्स्ट है अभिभावक वर्ग की कार्य क्षमता में वृद्धि। वो कहता है कि अगर उसका परिवार नहीं होगा तो परिवार की तरफ जो ध्यान बटेगा वो सारा का सारा ध्यान काम पर फोकस करेगा। अगर परिवार नहीं होगा तो काम पर फोकस करेगा, तो उसकी जो एफिशिएंसी है वो बढ़ जाएगी। इसकी आलोचनाएं देख लेते हैं भैया। इसकी आलोचनाओं में सबसे बड़ा आलोचक तो इसका खुद का शिष्य ही है, जिसका नाम अरस्तु है। वो इसकी सबसे ज़्यादा आलोचना करता है। और इस सिद्धांत की सबसे बड़ी आलोचना तो यही है कि ये अव्यावहारिक है, अव्यावहारिक। ठीक है भैया, प्लेटो ने भी सिर्फ इसे लिखा है, इस सिद्धांत को अपनी बुक में लिखा था, रिपब्लिक में। रिपब्लिक में लिखा था, कहीं पर आज तक ये इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है, आज तक कहीं पर लागू नहीं हुआ ये वाला सिद्धांत। ये वाला तो फिर भी हमने कई देशों में देख लिया है कि जैसे कि रूस में हुआ था, चीन में हुआ था, ठीक है, कई देशों में लागू हो चुका है और कई जगह चला, कई जगह नहीं चला, तो वो अलग बात है। लेकिन परिवार वाला जो साम्यवाद है आज तक कहीं पर लागू नहीं हुआ, तो ये अव्यावहारिक है। पहली बात तो ये, इससे राज्य के अस्तित्व को खतरा हो जाता है। राज्य के अस्तित्व को कैसे खतरा हो जाता है, देखिए प्लेटो को देखिए, प्लेटो क्या कहता है राज्य के बारे में, क्या कहता है कि राज्य क्या है। प्लेटो कहता है राज्य क्या है, राज्य है परिवार, परिवार से गांव, और गांव से नगर राज्य, और नगर राज्य से राज्य का निर्माण हुआ है। तो बोला कि परिवार नामक संस्था से ही गांव बने, गांव से नगर राज्य, और नगर राज्य से बड़े बड़े राज्य बने हैं। बोला कि जब ये परिवार नामक संस्था को ही खत्म करने की बात कर रहे हो आप, परिवार या पत्नियों के ही सिस्टम को खत्म करने की आप बात कर रहे हो, तो राज्य बचेगा ही क्यों, राज्य खत्म ही हो जाएगा। क्योंकि राज्य तो बना ही परिवार, परिवार से गांव, गांव से नगर, नगर से राज्य। बोले जब परिवार ही नहीं होगा तो राज्य कैसे बनेगा, तो राज्य के अस्तित्व को खतरा हो जाएगा। ऐसा कौन कहता है, अरस्तु कहता है, प्लेटो का जो कि फेवरेट शिष्य था। ठीक है, घृणा व द्वेष को बढ़ावा मिलेगा, जाहिर सी बात है। मान लीजिए राजा को, जो शासक है उसे कोई स्त्री पसंद आ गई, और वही स्त्री किसी दूसरे शासक को या सैनिक को पसंद आ गई, तो हो सकता है घृणा का कारण बन जाए ये स्त्री, महाभारत हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट है अनावश्यक सिद्धांत। क्या जरूरत आ रही है इस सिद्धांत की भैया, इसके बिना भी काम चल सकता है, लोग ईमानदार रह सकते हैं, लोग एक साथ राजनीति और परिवार को संभाल सकते हैं। जरूरी नहीं है कि राजनीति को संभालने के लिए परिवार को त्यागा ही जाए या पत्नी को छोड़ दिया जाए, ये जरूरी भी नहीं है, या पत्नी ना ही रखी जाए, शादी को समाप्त कर दिया जाए, ये जरूरी नहीं है। तो ये गैर जरूरी है, बिल्कुल बिल्कुल गैर जरूरी है, कोई जरूरत नहीं है इसकी। अव्यवहारिक सिद्धांत मैं बता ही चुका हूँ आपको।
यौन संबंधों की सार्वजनिकता सही नहीं है भाई, सीधी सी बात है। वो कहता है कि भैया कौन स्त्री किस पुरुष के साथ जाएगी ये मैं डिसाइड करूंगा, यानी कि राज्य डिसाइड करेगा। अरे भैया तुम क्यों डिसाइड करोगे? ये कोई जानवर थोड़ी है, ये कोई जानवर है क्या? जानवरों जैसा सलूक कर रहे हो। कौन किसके साथ यौन संबंध बनाएगा? अरे भाई क्यों बनाएगा? अपनी मर्जी से बनाएगा। बहुत ही प्राइवेट चीज़ होती है ये यौन संबंध। किसके साथ बनाने वो खुद तय करेगा, कौन उसे पसंद है कौन नहीं पसंद है। क्यों बनाए भाई तुम्हारे कहने पर? बहुत ही बकवास चीज़ है ये, एक्सेप्टेबल नहीं है, आलोचना होती है इस बात पे। तो भैया ये इसकी कुछ आलोचनाएं थी, ये उसकी विशेषताएं हो गई, और ये संपत्ति के साम्यवाद की विशेषताएं और आलोचनाएं हो गई। और हमारा जो प्लेटो का जो कम्युनिज्म का जो सिद्धांत है, जो थ्योरी है साम्यवाद के सिद्धांत की, जिसके दो प्रकार हैं, संपत्ति का और परिवार का, ये कंप्लीट हो गया। एक बार मैं रिपीट करवा देता हूँ। देखिए प्लेटो का एक सिद्धांत है थ्योरी ऑफ कम्युनिज्म, जिसे साम्यवाद का सिद्धांत कहते हैं। ये किसकी जरूरत है? ये आदर्श राज्य के लिए जरूरी है। क्यों जरूरी है आदर्श राज्य के लिए? क्योंकि आदर्श राज्य में शिक्षा के माध्यम से आप आदर्श राजा तो बना दोगे, लेकिन वो आदर्श कब तक बना रहेगा? वो तब तक बना रहेगा जब तक उसके अंदर कंचन या कामनी जैसे कोई करप्शंस ना आ जाए। तो कहता है इन्हें दूर रखना है। इन्हें दूर कैसे रखा जाएगा? इन्हें दूर साम्यवाद के सिद्धांत के माध्यम से ही रखा जाएगा। तो इसलिए वो दो सिद्धांत देता है, संपत्ति का सिद्धांत और परिवार का सिद्धांत। संपत्ति मतलब कंचन, और परिवार और पत्नी मतलब कामिनी। कहता है कि ना तो उनके पास संपत्ति होगी, कंचन होगा, और ना ही कामिनी होगी, यानी कि ना ही उनके पास पत्नियां होंगी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू।